रेडी। आइए, नमस्कार मित्रों। आइए फिर से एक बार आपके सामने द एडॉप्ट के बैनर तले मैं कुमार सर आपके सामने फिर प्रस्तुत हो रहा हूँ। जैसा कि हम लोगों ने सीरीज शुरुआत किया था एसएससी का जीडी का जो परीक्षा 2023 में हम लोगों के बीच हुई थी, उसका जो परीक्षा हुआ था उसके मैथ का हमने एक सीरीज तैयार किया था कि मैथ में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखने का कोशिश कर रहे हैं। सीरीज शुरू किया है जिसमें हम लोगों ने एक सीरीज देखा था जो 1 फरवरी 2023 को हुई थी, उसका मैथ हम देख चुके हैं। आज हम लोग फिर से एडॉप्ट के बैनर तले सीरीज 2 में आते हैं और सीरीज 2 के सेट 2 में आते हैं, जिसमें 2 फरवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग आज सेकेंड सेट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें जो मैथ्स के सवाल हमसे पूछे गए थे उसका हम आज एनालिसिस करेंगे। आप लोग ने इससे पहले वाले सेट पे को बहुत अच्छा प्यार दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए अगले सेट की तरफ चलते हैं। तो अगले सेट की तरफ चलने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी जो सेट हम लोग मैथ का करने जा रहे हैं, इससे सिर्फ आपको यह भाव दिखाना मेरा है कि परीक्षा का स्वभाव क्या है, वो आपसे क्या चाहती है, किस तरह का स्टैंडर्ड आपसे मांग रही है, वो ये जानने की कोशिश हमारा है, ये बताने की कोशिश हमारा है। और आई होप सो कि आप लोगों को जरूर इससे फ़ायदा होगा। आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस सेट का सबसे पहला सवाल आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ओके। आइए तो कंप्यूटर महाराज सवाल प्रस्तुत करें। सवाल आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे। लिखा हुआ है कि 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। पहला सवाल है ये, 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। यदि जॉन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो खान की चाल क्या होगी। देखिए, सवाल में दो आदमी हैं, एक जॉन और एक खान। जॉन और खान वो किसी दौड़ में है, किसी दौड़ में भाग लिए हुआ है। तो हम एक नंबर सवाल को देखें। जॉन है, ये जॉन का ट्रैक है और ये खान का ट्रैक है। और इसमें कहा गया कि दोनों दौड़ जो है ना 1000 मीटर का है। दौड़ कितना का है? 1000 मीटर का। दोनों को कितना दौड़ना है? 1000 मीटर। दोनों में रेस लगी है। तो जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। 120 मीटर से हराया। इसका मतलब ये हुआ कि जॉन यहाँ पहुँच गया, 1000 पे पहुँच गया, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पे जॉन पहुँच गया है। और खान जब यहाँ से चलना शुरू किया था तो ये अभी 120 मीटर पहले ही है, 120 मीटर पहले ही है और वो वहाँ पहुँच गया। इसका मतलब जॉन ने खान को 120 मीटर से हरा दिया। सेंस ये है हमारा, इस सेंस ये कह रहा है। अब क्या हुआ, इसका मतलब खान ने कितना दूरी तय किया? तो 820 मीटर। खान ने कितना दूरी तय किया? 820 मीटर। हमें निकालना क्या है कि खान की चाल क्या है। कि क्या निकालना है? खान की चाल क्या है। खान की चाल क्या है? जॉन हराया है खान को और खान की चाल हमको निकालना है। अच्छा, जॉन जो चल रहा है उसका स्पीड दिए हुआ है। जॉन का चाल दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जॉन का चाल क्या दिया गया है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जॉन का अगर हम स्पीड देखें तो ये दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और अगर हम इसको 1000 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, 1 किलोमीटर हो जाएगा, बिल्कुल 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब जॉन जो है वो दूरी कितना तय किया? 1 किलोमीटर। स्पीड है 40 किलोमीटर। स्पीड है 40 किलोमीटर। तो इसका मतलब जॉन को टाइम कितना लगा? तो टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस बाई समय, तो डिस्टेंस हो गया 1/14
घंटा, इतना घंटा जॉन को समय लग गया। अब उतना ही देर खान भी चला, तो खान का समय, खान का जो है वो टाइम कितना हो गया, 1/40 घंटा। और खान द्वारा तय दूरी, डिस्टेंस कितना है, 880 मीटर। इसको अगर हम किलोमीटर में बदल दें तो 880 मीटर को किलोमीटर में बदल देंगे तो 1000 से भाग देंगे, 0 से 0 कटेगा, और 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 से इसको काटेंगे 25 मरतबे, मतलब 22/25 इतना किलोमीटर तय किया। कौन, जो खान। अब हमको पूछ रहा है कि खान की चाल क्या है, तो हमें निकालना है खान की चाल मतलब स्पीड। एकदम आराम से हम लोग स्पीड निकालेंगे। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। खान का जो डिस्टेंस है वो है 22/25 और टाइम है 1/40 लिखा हुआ है। इसको आगे हम बढ़ाए तो 22/25 गुने में 40/1 ऐसे हो जाता है। जब ये बट्टे का बट्टा होता है तो पलट जाता है, तो क्या होगा, कटेगा 5 से 5 मरतबे में, 5 से 8 मरतबे में, 5 से 8 से गुना करेंगे, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17 और बट्टे में 5, 5 तिया 15, उसके बाद 2 उसमें गया 50 25, 5 तिया 15 50 25। आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपके सामने चल रहा होगा 35, चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन में हमको दिख रहा है, और उसके बाद 0.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये खान की चाल हो गया, ये खान की चाल हो गया जो ऑप्शन 2 में है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से हमारा पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अच्छा, आते चलते चलते एक बात आपसे करना चाहेंगे इसी क्रम में, एक थोड़ा सा एक कॉमेडी याद आ गई है, तो हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। आइए, जैसे कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग भारत में हैं। यहाँ की परंपरा रीति रिवाज काफ़ी पुरानी है। एक बहुत बड़ा स्लोगन हमारे यहाँ चलता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, अब प्राण जाई पर वचन न जाई। अपने यहाँ रघुकुल रीत चल रही है। रघुकुल रीत में जो परंपरा है, आपके घर, आपके गांव समाज में, हमारे गांव समाज में, हमारे घर परिवार में, आप अपने घर परिवार में देखते होइएगा, एक परंपरा है कि पत्नी जो है वो पति का नाम नहीं ले सकता है। पत्नी जो है वो पति का नाम नहीं लेगा, नहीं लेता है। वैसे नया ट्रेंड में नए लोग ले रहे हैं, लेकिन पुराना में ना ऐसा था कि नहीं लेना है, तो लोग नहीं भी लेता था, इस चीज़ को मानता भी था। आज भी हमारे मम्मी जो है पति का नाम नहीं लेते हैं, हमारे घर में ऐसा देखा जाता है। तो हम इस चीज़ को देखते हुए एक बात याद आ रही है, वही आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी, एक लेडीज अपने पति और अपने छोटे लड़के के साथ मंदिर गई पूजा करने। पूजा करने गई तो वहाँ पूजा हो रहा था। पूजा होने के बाद आरती होना शुरू हुआ। आरती में क्या शुरू हुआ, आरती था, आप सुनते होइएगा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो अब लेडीज के साथ समस्या था कि लेडीज का जो पति था उसका नाम था गणेश। अब वो सोची कि मैं कैसे इस आरती को गाऊं, चूंकि मुझे तो नाम लेना नहीं है। तो उसने क्या गाया, उसने गाया कि जय गणेश नहीं गाया, उसने गाया जय छुटका के बाबू छुटका के बाबू छुटका के बाबू देवा, अब माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो इस प्रकार से उसने इस आरती का कंप्लीट किया। आइए अब अगले अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा, आप लोग देखिए उस। तो दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है, आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कि 2010 में एक देश की जनसंख्या 2010 में एक देश की जनसंख्या 25.8 पे 40 थी 2010 में। 2020 तक जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई। तो 2020 में जनसंख्या क्या है? एकदम आसान सवाल है, एकदम मस्ती में आराम से इसको बना सकते हैं। इसमें सिर्फ डाटा थोड़ा सा बड़ा है बस, और कुछ नहीं है। डाटा क्या कह रहा है देखिए, 2000, दूसरा नंबर सवाल है, 2010 में किसी देश की जनसंख्या 2010 में किसी देश, इसका 10% वृद्धि हुआ, मतलब 110% हमको निकालना है। 10% वृद्धि हुआ, इसका मतलब क्या करना है, 110% निकालना है। तो ये कटा, ये भी कटा, अब 11 से इसमें गुना कर देना, 3 जीरो का 3 जीरो,
11 अठे 88 हो गया, 11 अठे 88, 11 छक 66, हाथ में 6, 11 पचे 55, 55 और 6, 6 5 11 61, हाथ में आ गया 6 और 11 दूना 22 और 6 28। ये हमारा आंसर हो गया जो आपके स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर 2 में चल रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। में आगे चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल कंप्यूटर महाराज भेजा जाए। तीसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। सवाल आप देखिए, सवाल लिखा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक काठ को घन से काट कर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन बताइए। यहाँ घन और गोला की बात आ गई, तो घन और गोला के बारे में आप जानते हैं। तीसरा सवाल है हमारे सामने, घन और गोला क्या होता है। ये हो गया घन, ये हो गया घन, इसी टाइप का होता है। ये घन हो गया और ये गोला हो गया। ये क्या हो गया, गोला हो गया, ये गोला हो गया। इस घन से इस गोला को बनाया जा रहा है, तो बड़ा सा बड़ा गोला बनाया जा रहा है। तो ये समझ लीजिए कि जैसे ये हम ऐसे भर लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि ये गोला है और ये घन का ऊपरी हिस्सा है। घन और गोला का ऊपरी हिस्सा हमें दिख रहा है, ऐसे है, ऐसे बनाया गया है। ऊपरी वाला हिस्सा दिख रहा है, अंदर बाकी अंदर है। ये दोनों को कंपैक्ट करके ये बनाया गया है। अब आप देख लीजिए, इसमें कहा गया है कि घन की जो भुजा है ना वो 6 सेंटीमीटर है। भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। घन की भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखेंगे तो घन की भुजा और गोला का व्यास, घन की भुजा और गोला का व्यास क्या होगा, बराबर होगा। इट्स मीन व्यास मतलब डी बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। किसका, गोला का। गोला का व्यास हो गया 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। बस अब इसका आयतन निकाल देना है। अब गोला का आयतन आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप ध्यान से देखिए। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 3 गुना 3, आर के पावर 3 तो 3 गुना 3। इसको गुना कर दीजिए, काट दीजिए, गुना कर दीजिए। 9 3 3 9, 9 चौका 36 और 36 22 में जब आप गुना करिएगा तो आएगा 792 और बट्टे में 7 से जब आप इसमें भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 113 अब देखिए इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, वो 14 सेंटीमीटर क्यूब आयतन क्यूब में लिखाता है और स्क्रीन पर आपका आंसर आ गया 1 नंबर। तो ये हमारा तीसरा सवाल हो गया 1 नंबर कंप्लीट। आइए आगे चलते हैं। कंप्यूटर महाराज अगला सवाल भेजा जाए। आपके स्क्रीन पे अगला सवाल चल रहा होगा, आप देखिए उसको पढ़िए। लिखा हुआ है एक अर्धगोलाकार कटोरे स्टील से बना है। अर्धगोलाकार कटोरा है जो स्टील से बना हुआ है, जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर। स्टील की मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है। यदि कटोरे का बाहरी व्यास 43 सेंटीमीटर है, गोल कटोरे का बाहरी व्यास 43 सेंटीमीटर है, गोल कटोरा होगा तो उसका बाहरी व्यास एक मोटाई हो गया, एक बाहरी व्यास एक इंटरनल व्यास होता है, तो 43 सेंटीमीटर है। तो कटोरे की धारिता कैपेसिटी ज्ञात करें, पाई का मान 22/7 का उपयोग कीजिए। ऐसा लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे चल रहा है, आपने देख लिया। मतलब सवाल क्या कह रहा है आपसे, सो देखिए 4 नंबर। एक कटोरा है, कटोरा बना लेते हैं हम जिसमें दाल खाते हैं हम लोग। ये कटोरा इस प्रकार से है और ये इतना मोटा है, ये मोटा हो गया, इसका मोटाई हो गया। ये कटोरा हो गया, कटोरा है तो इस प्रकार से होगा। ये कटोरा हो गया, इसमें दाल रखा जाता है बीच में। अब ये कह रहा है ये जो मोटाई है ना, ये है 0.5 क्या है, 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा इधर 0.5 सेंटीमीटर तो यह 0.5 सेंटीमीटर। और इसका पूरा व्यास दिया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक
ये पूरा व्यास दिया हुआ है कितना, 43 सेंटीमीटर। अब सोच के देखिए, तो हमको धारिता निकालना है, तो ये जो पानी इसमें अटा जाएगा या दाल जो अटेगा या दूध जो अटेगा, इसकी धारिता हमको निकालना है। तो हमको अंदर वाला व्यास की ज़रूरत है, अंदर वाला त्रिज्या की ज़रूरत है, बाहर वाला से का कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम आंतरिक व्यास अगर इसका देखें तो क्या होगा, टोटल 43 है, आधा आधा 0.5 का मतलब क्या हो गया, आधा, इसमें से आधा आधा जुड़ के 1 हो गया, मतलब 42 सेंटीमीटर। तो ये आंतरिक व्यास हो गया। तो आंतरिक त्रिज्या निकाल लीजिए, तो त्रिज्या इसका आधा, मतलब 21 सेंटीमीटर हो गया। 21 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या हो गया। अब आंतरिक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो गया, तो अर्धगोला है, तो अर्धगोला का आयतन, यही हमको निकालना। आयतन माने धारिता होता है, कैपेसिटी होती है। आयतन निकालना है 2/3 पाई आर क्यूब, ये सूत्र होता है अर्धगोले का आयतन का। अब यहाँ पे मान रख दीजिए 2/3, पाई का मान हमको क्या लेना है 22/7, आर का मान लेना है 21 गुने 21 गुने 21, 3 7 मिला के वो 21 काट दिया। अब बच क्या गया वो देखिए, 44 गुना 21 गुना 21, इसको गुना करेंगे तो हमारा आयतन आ जाएगा। इसको जब आप गुना करिएगा तो आएगा 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, जो आपके स्क्रीन पर ऑप्शन चल रहा होगा, और वो ऑप्शन हमारा है 4। इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ, चौथा नंबर, राइट। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आई होप सो आप इंटरटेन कर रहे होंगे और साथ में समझ भी रहे होंगे सवाल को कि क्या सवाल है, किस तरह का सवाल है। एकदम मिडिल लेवल का सवाल आपसे पूछा जाता है। तो अब इस सेट को आगे बढ़ाते हैं। अगले सवाल आपके स्क्रीन पे कंप्यूटर महाराज भेजा जाए, स्क्रीन पे अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। अगला सवाल देख रहे हैं, सवाल लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है सवाल, हाँ, लिखा हुआ है एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 16,500 रुपया है। इस पर 8% की त्यौहार की छूट दी गई। त्यौहार था तो 8% का छूट दे दिया। उसके बाद कहा गया कि नगद भुगतान करिएगा तो 5% का दूसरा छूट दे दिया जाएगा। मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए किया जाने वाला नगद भुगतान रुपया में कितना है, मतलब उसका कुछ दाम रख दिया। फिर बोला न त्यौहार है तो त्यौहार के नाम पे 8% का छूट दे दिया। फिर बोला कि अगर आप नगद पैसा दीजिएगा, उधार दीजिएगा तो नहीं, नगद दीजिएगा तो अलग से 5% का छूट मिलेगा ना, 2 छूट मिल गया, ये समझिए कि 2 छूट मिल गया। फिर हमको बोल रहा है कि उसको खरीदने में नगद भुगतान कितना करना पड़ेगा। आइए सवाल को बनाते हैं एकदम आसान तरीके से। 5 नंबर सवाल आप देख रहे हैं जी, बिल्कुल। आइए कह रहे पहले हम ऐसे करते हैं, मान लेते हैं कि उसका नगद अंकित मूल्य जो था ना, अपना मन से मान लेते हैं, ये एक बनाने का टेक्निक है कि हम मान लेते हैं उसका मूल्य जो था वो 100 रुपया था। उस पर क्या किया गया, पहला बार जो छूट दिया गया वो 8% का छूट दिया गया, मतलब घटा। 100 में से 8% घटेगा, इसका मतलब हो जाएगा 92 रुपया। कितना आ जाएगा, 92 रुपया। अब दूसरा वाला जो उसमें छूट दिया गया वो है 5%। कितना, 5% का छूट दिया गया। तो 5% का छूट दिया गया मतलब 92 का 5% छूट दिया, मतलब 5% छोड़ दिया गया। तो बच कितना गया, 95%। तो 95/100 डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। ठीक है, पिछले सेट में भी हम इस चीज़ की चर्चा की है, आज भी कर रहे हैं। तो अब इसको काटे तो 19 से 19 बचे 95, 19 से 5 से काटेंगे तो 19 बचे 95, सॉरी 19 बचे 95, 5 से 20 मरतबे, 2 से 10 मरतबे, 2 से 4 और 6 46 मरतबे, नहीं ठीक है। तो ये हमारा आ गया, और भी कटेगा, इसको काट दीजिए, ये कटेगा 2 से 5 मरतबे, 2 से इसको काट दीजिए 23 मरतबे, कुल मिला के आ गया 23 गुना 19/5। मतलब अगर 100 रुपया दाम होता अंकित मूल्य, छूट के बाद मुझे इतना में मिल जाता, लेकिन अंकित मूल्य कितना है, देखिए 16,500, यानी ये कितना गुना है, तो देख लीजिए इसमें 165 गुना है। तो हम इसको भी 165 गुना करेंगे, तो 23 गुना 19/5 गुने 165, 5 से काटेंगे, 5 या 15,
फिर 5 तिया 15, और जब इसको गुना करेंगे 23 19 33, इसको तीनों को जब गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा जो आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा 14,421 रुपया। ये आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा होगा। अब इस प्रकार से मान लीजिए हमसे ये पूछता है कि 8% डिस्काउंट करने के बाद कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो इसमें गुना करते 165 से। अगर ये बोलता है कि पूरा डिस्काउंट करने के बाद 5% डिस्काउंट करने के बाद कितना करना पड़ा, तो वही हम निकाल लिए कि लास्ट में मुझे पैसा कितना देना पड़ेगा, 14,421 रुपया। आइए इसका रिकॉर्ड आगे बढ़ाते हैं अगले सवाल। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप देख लीजिए, वो दिखाई दे रहा होगा आपको। सवाल इस तरह से है, एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है, कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या होगा। इस सवाल को थोड़ा सा आइए देखते हैं, और सवाल कैसे बनेगा उसको देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे सवाल पर चल रहा है। मान लीजिए उसको उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे हमने 5वां नंबर बनाया। इस पे पहले 5% का हमको वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि हो रही है। तो 5% की वृद्धि होगी तो जो सामान 100 का होगा उसमें 5 रुपया बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 105 रुपया हो गया। उसका दाम कितना हो गया, 105 रुपया। पुनः उसमें 10% की वृद्धि हुई, 105 में फिर 10% का वृद्धि हो गया, तो क्या निकल जाएगा हमारा, 10% मतलब 10.5। 105 का 10% निकालेंगे 10.5 मतलब 10.5 रुपया होगा। अब इसको अगर हम जोड़ दें 105 में तो आ जाएगा 115.5, इतना रुपया दाम हो गया। और पुनः इसमें 20% की वृद्धि की गई, फिर इसमें 20% की वृद्धि की गई। तो देखिए 20% की वृद्धि की गई तो 115.5, 120% डायरेक्ट निकाल लेंगे, 120/100, राइट। अब जैसे ही हम इसको करेंगे तो 20 छक 120, 20 पंचे 100, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 10.5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये आ गया। और जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप देखिए क्या हो जाएगा, गुना कर लेंगे, गुना करेंगे तो 6 एकम 6, 6 तिया 18 के 8, हाथ में 1, 6 दूना 12 और 1 13, 138.6। पहले दाम कितना था 100, अब कितना हो गया इतना, दोनों में अंतर कितना का है, तो हो गया 38.6 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 38.6/10, 1 कट्टा 3 मतलब 1 कट्टा 5 मतलब 38.3/5, इतना प्रतिशत का वृद्धि हो गया। ये हमारा आंसर आपको स्क्रीन पे चल रहा होगा 4 नंबर में। ये चौथा नंबर सवाल हमारा कंप्लीट हुआ, सॉरी ये चौथा नंबर ऑप्शन हमारा कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से 6ठा सवाल कंप्लीट हुआ। ओके, आइए अगले सवाल की तरफ आपको लिए चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, आप देख लीजिए। सवाल है कि एक महिला 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है और तुरंत उसी कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है। कार का औसत चाल गति ज्ञात करें। इसको बनाने के 2 तरीके हैं। हम आपको एक नॉर्मल सा सूत्र है उस पर बताते हैं, बेसिक थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है, एक सूत्र पे ही चलते हैं डायरेक्ट। औसत अगर 2 चाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 चाल दिया हुआ है, हुआ ये, आप देख लीजिए सवाल आपके सामने 7 नंबर चल रहा है। ये महिला है, यहाँ तक आया 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहाँ से यहाँ आया, फिर क्या हुआ, वो यहाँ से यहाँ 75 किलोमीटर से, फिर यहाँ से रिटर्न 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आके यहाँ पर पहुँच गया, मतलब दोबारा भी यहाँ पे वो रिटर्न आ गई, मतलब 2 बार दूरी तय की, 2 बार दूरी तय की, 2 चाल दिया हुआ है। तो इस तरह के सवाल के लिए एक सूत्र का प्रयोग होता है, आसान सूत्र है उसको ही प्रयोग करते हैं। औसत चाल बराबर होता है 2xy बाई x प्लस वाई। ये xy क्या है, तो ये xy पहला x हो गया, ये पहला चाल, y हो गया दूसरा चाल। तो औसत चाल बराबर हमारा हो गया 2 × 75 × 100 और बट्टे में 75 जोड़ 100, यानी 2 × 75 × 100 और बट्टे में 175।
अगर हम इसको काटे 25 सत्ते 175, 25 चौका 100। अब ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं कटेगा। तो हम इसको अगर हम गुना करें तो 75 दूना 150 और 150 में 4 बार गुना करेंगे तो 15 चौका 60, 600 आ जाएगा। अब बट्टे में 7, 7 से भाग देंगे, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 7 पचे 35 अब 5 तो 5 अब बट्टे 7, इतना किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो गया, जो आपके ऑप्शन में चल रहा होगा। जो हमारे ऑप्शन में है दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर ऑप्शन ये हमारा कंप्लीट हुआ। 7वां नंबर सवाल। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। अगले सवाल, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा होगा। सवाल है, अगला सवाल है आपके सामने, आकाश एक कार्य को, उससे पहले 8वां नंबर सवाल है, ए 1 घंटा में 11 बेंच का मरम्मत कर सकता है। बी 1 घंटे में 5 बेंच का मरम्मत कर सकता है। जब वे मिलकर एक साथ काम करता है तो निर्धारित करें कि 64 बेंचों की मरम्मत में उन्हें कितने समय लगेगा। सेम सवाल था पिछले सीट में भी, एकदम उसी का कॉपी कर लेंगे, आसान है। सीधा लिखेंगे 1 घंटा में ए जो है कै गो बेंच का मरम्मत करता है, 11 बेंच का, 11 बेंच का। और बी जो है 1 घंटा में कितना का मरम्मत करता है, 5 बेंच का। तो कुल मिला के 1 घंटा में ए और बी दोनों साथ में काम करें तो कितना हो जाएगा, 16 बेंच का मरम्मत करेगा। अब कह रहा है कि अगर दोनों साथ में मिलके काम करेगा तो 64 बेंच को कितना समय लगाएगा। तो हमको समय ही निकालना है, सोच के देखिए। 64 को बेंच का मरम्मत करना है, 16 को बेंच 1 घंटा में कर लेता है तो 16 चौका 64, तो मतलब 4 घंटा उसको लगेगा, जो आपके ऑप्शन नंबर 3 में आपके सामने दिख रहा होगा। इस प्रकार से हमारा ये 8वां नंबर कंप्लीट हुआ। आइए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, आ गया होगा, देख लीजिए। लिखा हुआ है कि आकाश एक कार्य को 21 दिन में कर सकता है और दिया उसी कार्य को 63 दिनों में कर सकती है। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें यदि वे एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं और आकाश कार्य आरंभ करता है। ये कार्य और समय से सवाल है आपके सामने। 9वां नंबर लिखा हुआ है, आकाश किसी काम को 21 दिन में करता है। कितना करता है, 21 दिन में करता है, 21 दिन में। और दिया उसी काम को कितना दिन में करता है, 63 दिन में, 63 दिन में करता है। तो इस आधार पे हम ये दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो यह आ जाएगा 63। तो यह हो जाता है कि 63 काम हो गया टोटल पूरा हमारे पास। काम कितना हो गया, 63। अब 21 दिन में 63 काम करता है तो एक दिन में ये कितना काम करता है, तो 3 काम करता है। दिया कितना करता है, 1, तब ना उसको 63 दिन लगा, और उसको 3 दिन के हिसाब से 21 दिन। अब हुआ ये कि इतना कैपेसिटी हो गया इसका, आकाश का 1 दिन का कैपेसिटी 3 और दिया का 1 दिन का कैपेसिटी 1। अब क्या हुआ, काम ये लोग साथ में नहीं मिलके करता है, फेरा फेरी आगे करता है, माने बारी बारी से एकांतर। एक दिन वो आता है तो एक दिन वो आता है, एक दिन वो आता है तो एक दिन वो आता है। अब कह रहा है कि आकाश काम शुरू किया, तो आकाश काम शुरू करेगा, आकाश आएगा तो कितना काम करेगा एक दिन में, 2, यानी एक दिन में आकाश काम कितना कर लिया, 3 काम कर लिया। फिर अगले दिन दिया आई, एक दिन में कितना काम किए, 1। कुल मिला के दोनों ने ए और डी दोनों काम किया, तो 2 दिन काम किया। 2 दिन में काम कितना हो गया, 4। 2 दिन में काम कितना हो गया, 4। अब 2 दिन में काम हो गया 4, तो हमको काम कितना करना है, 64। तो इसको 60 तक पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 15 से गुना करेंगे। जैसे ही 15 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30 दिन। क्या हो जाएगा, 30 दिन। और ये कितना हो जाएगा, 60। मतलब 63 में से 60 काम कंप्लीट हो गया। कितना दिन लगा है, 30 दिन। अब उसके अगले ही दिन मतलब आकाश आया और उसने 1 दिन काम किया। आकाश का क्षमता 3 है, 3 आया काम कर दिया। कुल मिला के ये हो गया 31 दिन, ये हो गया 63 दिन। काम कितना था, 63 काम कंप्लीट। और समय लगा कितना, तो
31। तो ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट 31 दिन। और जो आपके ऑप्शन नंबर 31 दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 3 में हमारा 31 दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारा सवाल भी कंप्लीट हुआ। अब आइए फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, आप उसको देखिए। 10वां सवाल आपके स्क्रीन पे। सवाल का स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, देखने में आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन सवाल एकदम आसान है। आइए, कितना मज़ेदार सवाल है, एकदम शानदार सवाल। आइए इसको करते हैं। देखिए क्या लिखा है। एक यात्रा में, दिख रहा है आपको, एक यात्रा में किरण ने बाइक से 50 मिलीमीटर प्रति घंटे की चाल से मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटा तक यात्रा किया। इसके अलावा उसने कार से 65 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटा तक यात्रा किया। वह आराम करने के लिए 2 घंटा रुका। आराम करने के बाद उसने अपने गंतव्य स्थान पहुंचने के लिए बाइक से 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक यात्रा किया। पूरी यात्रा में किरण का औसत चाल ज्ञात करिए। मील प्रति घंटे में दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित करना है। दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित करना है। देखिए बहुत आसान सवाल है, इसको बनाते हैं हम लोग। 10वां नंबर सवाल कह रहा है, कौन है? किरण। वो क्या हुआ, किरण क्या किया, 50 माइल प्रति घंटे की चाल से 3 किलोमीटर की 3 घंटा तक चला। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटा चला। उसके बाद फिर वो 65 माइल प्रति घंटे की चाल से कितना देर चला? 2 घंटा चला। फिर उसने 2 घंटा आराम किया, मतलब 2 घंटा आराम किया, चला नहीं, समय उसने 2 घंटा लगाया। और उसके बाद उसने फिर जब आराम करने के बाद उठा तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से फिर चला। और कितना देर चला? 4 घंटा चला। तो यहाँ पे चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दूरी नहीं दिया हुआ है। और हमको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी हम निकालेंगे कैसे? इसको गुना करेंगे तो कुल दूरी निकल जाएगा। तो 50 दिया 150 माइल, इसको गुना करेंगे तो 130 माइल, इसको गुना करेंगे, इसको गुना नहीं करेंगे, इसमें गुना नहीं करेंगे क्योंकि 0 है, गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 0। और ये दूरी कितना हो गया? 8 चौका 32, 320 माइल। ये हमारा कुल दूरी हो गया। ये कुल समय हो जाएगा। समय अगर हम इसको जोड़े तो 4 4 8 3 11 घंटा। और 11 घंटे में दूरी कितना तक कंप्लीट किया? तो 2 5 3 8 2 10 के 0, हाथ में 1, मतलब 600 माइल की दूरी तय किया। अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। कुल दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस बाई टोटल समय। तो टोटल डिस्टेंस 600, टोटल समय 11। 11 से भाग दे दीजिए, 11 पचे 55। अब ऑप्शन की तरफ जाइए। 5 आपको कहाँ दिख रहा है? 2 में दिख रहा है। एक और आगे बढ़ाइए, 11 पचे 55, 5 0 11 चौक 44 दिख गया। मतलब 5 4 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 5 4। इस प्रकार से ये हमारा आंसर दिख रहा है कहीं में? ऑप्शन नंबर 3 में। इस प्रकार से हमारा 10वां नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कंप्यूटर महाराज भेज दिए हैं, आप देख रहे हैं। सवाल लिखा हुआ है, एक व्यापारी 18% और 20% की 2 क्रमिक छूट देती है। यदि अंकित मूल्य 1100 रुपये तो विक्रय मूल्य खाली जगह है। मतलब हमको विक्रय मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य है, उस पर वो दो क्रमिक छूट देता है। तो ध्यान से देखिए 11 नंबर सवाल को। 11 में लिखा हुआ, हम ऐसे ही मान लेते हैं कि 100 रुपया का सामान था, अंकित था। अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपया। और उसने क्या किया? उस पर 18% की छूट दिया, मतलब डिस्काउंट दिया। 18% का डिस्काउंट दिया तो 100 में से 18% घट जाएगा, मतलब 18 घट जाएगा। तो कितना जाएगा? हमारा आ जाएगा 82। मतलब अब सामान का दाम कितना हो गया? 82। फिर उस पर उसने 20% का छूट दिया। कितना का छूट दिया? 20% का। 20% का छूट दिया। ध्यान से समझिए, बात ये है 20% का छूट दिया मतलब 20% छोड़ दिया तो पैसा लेगा कितना? तो 80%। इसका मतलब ये हो गया कि 82 का 80% निकालेंगे। 80 बट्टा 100, 4 से 20 से 20 चौका 80, 20 से 20 पंचे 100, मतलब कुल मिला के आगे हमारा इसको लिख सकते हैं 82 × 4 बट्टे 5।
हमारे हिसाब से अंकित मूल्य अगर 100 रुपया होता तो हमको नगद बिक्री मूल्य कितना होता उसका 82 गुने 5 4/5। उसको हम गुना भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए क्यों नहीं कर रहे हैं। अब क्या रखा जाए, अंकित मूल्य जो है 11,000 है। अंकित मूल्य कितना है, 11,000 है। तो अब सोच के देखिए 11,000 है तो कितना गुना है, तो 110 गुना। तो यहाँ भी हम वही कर लेंगे, इसमें 110 से गुना कर लेंगे, मतलब 82 गुना 4/5 गुना 110। 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, मतलब 82 गुना 4 गुना 22। 82 गुना 4 गुना 22। जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7,216 इतना रुपया, जो आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से हमारा 11वां नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। आइए एक बेईमान दुकानदार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आपको पता है आजकल बेईमानी दुकानदारी में बहुत ज़्यादा होता है। किसी न किसी तरह आपसे पैसा वो कमाएगा ही। थोड़ा कमाना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा कमाना बुरी बात है। कमाना तो चाहिए, नहीं कमाएगा तो आदमी जिएगा कैसे। गृहस्थी अगर जीवन लिया है तो आदमी को तो कमाना पड़ेगा, और उसमें कुछ कमाना बेईमानी नहीं होता है, वो उसका धर्म होता है। लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा जानबूझ के गलती कर रहा है तो वो बेईमानी हो जाता है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे 12वां नंबर सवाल चल रहा होगा। कोई किराना व्यापारी 15% का लाभ पर चावल बेचा। ये इसका प्रतिशत लाभ था, होना चाहिए था, ठीक बात है। लेकिन उसने एक और काम गलती किया। गलती क्या किया, बाजार के वजन से 20% कम वजन उपयोग में लाता है। ये गलती कर रहा है, वो चोरी कर रहा है, ठीक बात है। और उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ खाली जगह होगा, तो उसने कुल मिला के कितना लाभ कमाया ये पूछ रहा है। अब देखिए ये जो सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ये एसएससी जीडी के 2 फरवरी का सवाल है। आपको पता है उसकी का डिस्कस कर रहे हैं। यही सवाल एसएससी सीजीएल में 17 जुलाई को जो 2023 में एग्जाम हुआ था, उसके फर्स्ट शिफ्ट में यही सवाल पूछा था। सेम सवाल सीजीएल का भी सवाल है इसी तरह का। तो क्या जीडी और क्या सीजीएल दोनों तो देख रहे हैं बराबर ही चल रहा है। तो कंपटीशन का लेवल देखिए कहाँ से कहाँ तक जा चुका है। जीडी और सीजीएल दोनों को एक ही तरह का सवाल पूछने का क्या मतलब बना, क्या अपेक्षा कर रहा है आपसे अपेक्षा कर रहा है एक ब्रॉड नॉलेज की, एक बहुत विस्तृत जानकारी की। तो आइए इस सवाल को देखिए। और सवाल बड़ा आसान है, थोड़ा सा आपको घुमा रहा है लेकिन सवाल बड़ा आसान है। इस तरह के सवाल को एकदम 2 लाइन में हम लोग कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे, आइए दिखाते। 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, पहले तो ये देख लीजिए उसने प्रॉफिट कितना लिया, 15%। 15% का अगर हम फ्रैक्शन निकालें तो कितना होगा, 15/100, मतलब 5×15 अब 20, मतलब 3/20 हो गया इसका फ्रैक्शन। 3/20 फ्रैक्शन हुआ तो इसका मल्टीपल फ्रैक्शन कितना होगा, तो 20×3 23/20, मतलब क्या हुआ 20 रुपया के सामान को वो 23 रुपया में बेच रहा है, 3% का लाभ ले रहा है। 3 ये हमारा हो जाता है क्रय मूल्य और ये हो जाता है लाभ। अब जैसे ये क्रय मूल्य में लाभ जुड़ा तो क्या हो गया विक्रय मूल्य, मतलब 20 रुपये का सामान 23 रुपये में बेचता है। क्या किया, 20 का सामान 23 में बेच दिया। एक और काम कर रहा है, कर क्या रहा है, वजन में भी चोरी कर रहा है, 20% की चोरी कर रहा है। तो सोचो कैसे चोरी करेगा, 20% की चोरी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कह रहा है कि 1000 ग्राम है, लेकिन दे कितना रहा है, 20%, 1000 का 20% कितना हो जाएगा 800, दे कितना रहा है 800 ग्राम। तो ये चोरी इसका हुआ, इसीलिए इसको बेईमान कहेंगे। ऊपर वाला उसका जेनून है, नीचे वाला बेईमानी का काम हो गया। तो इस तरह के सवाल को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब 20 गुना 800, इसको गुना करेंगे 23 गुना 1000। यहाँ पैसे था, यहाँ वजन था, इसलिए इसको गुना कर लिया। अब इसको काटिए, 1 2 3, 1 2 3, यानी ये हो गया 8 दूना 16, ये हो गया 23। 16 रुपया के सामान में कितना रुपया कमा रहा है, अंतर कितना का है, 7 का। कितना का अंतर है, 7 का, मतलब 16 रुपया का सामान में 23 रुपया बेच रहा है तो 7 रुपया कमा रहा है। तो 7 रुपया कमा रहा है तो इसका हमको परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। क्या कह रहा है, परसेंटेज निकालो। तो कुल अर्जित लाभ प्रतिशत में आंसर दिया है, इसका मतलब परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज। तो हम निकालेंगे प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 7,
पैसा कितना लगा रहा है वो 16 रुपया। पैसा कितना लगा रहा है 16 रुपया। जब भी प्रॉफिट या लॉस की चर्चा होगा ना तो वो हम ये देखेंगे, वो प्रॉफिट लॉस अक्सर क्रय मूल्य पे होता है, मतलब जेब से मेरे कितना पैसा लगा उस पर डिपेंड करता है। तो पैसा हमारे जेब से कितना लगा है 16 रुपया, तो 16 रुपया अब परसेंटेज में ले जाना है तो बट्टे में गुने में 100। अब इसको काट दीजिए, 4 चौका 16, 4 से कटेगा 25, 25 सते 175/4। अब भाग दीजिए, 4 चौका 16, 4 तिया 12। देखिए तो 4 3 किसी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, 4 नंबर ऑप्शन में सिर्फ दिखाई दे रहा है, बाद का दशमलव वो वहीं से दे लेंगे। ये प्रतिशत हमारा आंसर हो गया 4 में। इस प्रकार से हमारा ये 12वां नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप देख रहे हैं। ये हम अगला सवाल हमारा जो है वो अनुपात से है, लिखा हुआ है, अनुपात का सवाल है, लिखा हुआ है 13 नंबर सवाल। यदि 8 और 24 का तीसरा समानुपाती ए और 4 और 16 का मध्यानुपाती बी, तो ए बी का मान बताओ। देखो मध्यानुपाती, तीसरा अनुपाती, ये सब अगर आपको निकालना है, तृतीय अनुपाती, तो वो सब देखिए उसके लिए एक सामान्य फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, लिखा 8 और 24 का तीसरा समानुपाती, 8 और 24, यही ना है, इसका तीसरा समानुपाती, इसका मतलब ये बीच का है, पहला दूसरा ये बीच का है, तो इसको अनुपात में लिखेंगे, समानुपात में फिर 24 लिखेंगे और तीसरा अनुपाती को लास्ट में लिख लेंगे, मतलब ए यहाँ लिख लेंगे। तो कुल मिला के आ जाएगा 8/24 और 24/a। 8 से 8 तेरी 24, अगर हम गुना करें तो ए का मान कितना आ जाएगा 72। ठीक है, ए 24 दिया 72। पुनः अगेन दूसरा एक दिया हुआ है मान कि 4 और 16 का मध्यानुपाती बी है, 4 और 16 का मध्यानुपाती बी है। मध्यानुपाती का मतलब बीच का, मतलब 4 और 16 का मध्यानुपाती बी है, मतलब बी बीच में है, तो बी को बीच में रखेंगे 2 जगह और अंतिम वाला को 16 को लास्ट में रखेंगे, मतलब 4/b बराबर b/16। गुना करेंगे तो b स्क्वायर, 16 चौका 64, तो b बराबर निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब तो हमको निकालना क्या है, a/b, a/b, तो a के जगह पर 72, b के जगह पर 8, ये हो जाएगा कैंसिल आउट 9। ये हमारा आंसर हो गया 9, जो आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 में। ये हमारा कंप्लीट हुआ 13वां नंबर सवाल। ठीक है, आइए अगले सवाल में आपको चलते हैं। तो कंप्यूटर महाराज तीसरा सवाल आप भेजें। आ गया माय डियर फ्रेंड्स जी। तीसरा सवाल, अगला सवाल है आपके सामने 14 नंबर, बहुत आसान सवाल, एक लाइन का सवाल, 14 नंबर। लिखा हुआ है 0.1 और 0.12 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। तृतीयानुपाती अभी चर्चा किए हैं। तृतीयानुपाती का मतलब तीसरा निकालना है, ये पहला है, ये दूसरा है और तीसरा कुछ होगा, मान लीजिए तीसरा ए है, कथी है, तीसरा ए है, तो क्या कर लेंगे, आपको पता मध्यानुपाती को दो, बीच वाला को 2 बार लिखते हैं, मतलब 0.1 अनुपात 0.12 समानुपात फिर 0.12 अनुपात ए, बस हो गया, बात खत्म। अनुपात का मतलब बट्टा 0.1 अब बट्टे 0.12, 0.12 अब बट्टे में फिर ए। अब आप देखिए, अब क्या करेंगे हम, ये दशमलव उड़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब 1 से गुना कर लेंगे तो ए, अब इसको गुना करेंगे तो 12 बढ़े 144 पे 1 0 होगा। ठीक है, 12 बड़े 144, दशमलव 0 को भूल जाइए आगे वाला को, 12 बड़े 144, 101 0। अब दशमलव कितना अंकों के बाद है, तो 3 और 2 5 अंक के बाद, तो इसमें कितना अंक है, 4 अंक है, तो 4 अंक है तो 5 अंक पुराने के लिए और 0 देंगे, 0.0। तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, तो ये अगर हम दशमलव हटा दें तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो 0.0144 ये हमारा आंसर हो गया, जो आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, जो है 2 में, तो ये हमारा दूसरा नंबर, दूसरा ऑप्शन हो गया। इस प्रकार से 14 नंबर हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। ओके, आइए चलिए अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कंप्यूटर महाराज भेज दिए हैं। ओके, आप लोग पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है, एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है। नदी बह रही मतलब नदी का पानी बह रहा है, नदी नहीं बह रहा है, नदी मत बहता है, पानी बहता है। आगे लिखा, एक नाव कुल 10 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाता है और बी से ए
वापस भी आता है, ए से बी गया और बी से ए भी आया 10 घंटा में, और 40 किलोमीटर की दूरी है दोनों, मतलब ए से बी की दूरी 40 किलोमीटर है। ठीक है, अब कहता है शांत जल में नाव का चाल ज्ञात करो। देखो सवाल थोड़ा सा लेंदी आपको ले चलेगा। आइए हम लोग बेसिक तरीके से सीखते हैं, एकदम आसान तरीके से, बेसिक तरीके। बेसिक अगर आप देख लीजिएगा, याद रखिएगा, बेसिक जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप नहीं भूलिएगा। ट्रिकली चीज़ें आप भूल जाते हैं, अगर बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। और बेसिक इसलिए याद होता है क्योंकि हम लोग बचपन से उसको देखते आते हैं, इस वजह से हमको याद होता है। तो आइए, कह रहा है नदी की चाल, मतलब मान लीजिए पानी की चाल, क्या मान ले, पानी की चाल। पानी की चाल, पानी की चाल क्या है, पानी का चाल दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर, और हमको निकालना कहती है नाव की चाल। तो नाव की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब ये दोनों पानी की चाल नाव की चाल है अनुकूल, अनुकूल 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 चाल होगा। अनुकूल चाल, अनुकूल का मतलब होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं, धारा के साथ, धारा के साथ चाल। जब धारा के साथ चलेगा तो दोनों जुट जाएगा, मतलब x+2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और जब धारा के विपरीत चलेगा, धारा के विपरीत चाल, तो वो घट जाएगा, मतलब x-2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये घट जाएगा। तो ये दोनों हमको धारा के साथ और धारा के विपरीत चाल हमारा निकल गया। और कुल दूरी जो है कितना है, 40 किलोमीटर, मतलब ए से बी की जो दूरी है वो है 40 किलोमीटर। तो ये इधर से गया और उधर से आ भी गया, तो कुल समय कितना लगा, समय कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा है, 10 घंटा। आने जाने में टोटल टाइम कितना लगा है, 10 घंटा। तो इसको हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे प्रश्न से। अब जैसे मान लीजिए गया तो धारा चाल के साथ गया, तो कुल दूरी है 40 और चाल कितना है, x+2, समय बराबर चाल बट्टा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो दूरी हो गया 40, अब चाल हो गया x+2। फिर उधर से आया तो फिर 40 किलोमीटर की दूरी है, और आने में चाल कितना है, x-2। ये दोनों समय को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 10। अब इसका कैलकुलेशन करें, हम 40 कॉमन ले लेंगे और नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, तो x+2 और x-2 ये आएगा। x+2 से x+2 कटेगा, यहाँ 40 ले चुके हैं तो 1 बचा, तो x-2, इधर बच जाएगा x+2। अब इधर बच गया 10, अब काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, x 2x मतलब 2x हो गया, तो 2 से 4 में गुना करेंगे तो 4 दूना 8x, नीचे में a+b a-b मतलब x² और -2 दूना 4 बराबर 1/1। अगर तीसरा गुना कर ले तो x-4 x² - 4 बराबर 8x। अब क्या करेंगे, x² - 8x - 4 बराबर 0। अब यहाँ पे जो आपके सामने समीकरण दिख रहा है, इस समीकरण को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा लेंदी जाना होगा। क्यों जाना होगा, इसके पीछे रीजन देखिए। चूंकि हम इसका गुणनखंड नहीं कर पाएंगे तो हम इसका मूल निकालेंगे। मूल निकालना मतलब x का मान निकालना होता है, उसके लिए हम पहले d निकालेंगे। होता है b² - 4ac, तो b के जगह पर -8 का स्क्वायर -4, a के जगह पर 1, c के जगह पर -4, तो 16 चौका 8 × 8 = 64, माइनस प्लस 4 चौका 16, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 80। राइट, अब देखिए, तो हम मूल निकालेंगे, पढ़े होंगे जीवन में कभी न कभी, -b प्लस माइनस √d अब बाई 2a, तो -8 प्लस माइनस √80 अब बट्टा में 2a के जगह पर 1, ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 80 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा ना तो ये आएगा 4√5, 4√5 क्या आ जाएगा, 4√5। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 80 को बट्टे में 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4 प्लस माइनस 2√5 बट्टे में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास 2 मान आ जाएंगे। एक हो जाएगा 4 प्लस 2√5 और एक हो जाएगा 4 माइनस 2√5। अब हम क्या करेंगे, 4 प्लस 2 √5 का मान अगर हम रखें तो वो होता है 2.23। √5 का मान क्या होता है, 2.23। इधर में रखें तो 4 माइनस 2 गुने 2.2
2 3। अब इसको करें तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 4, इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 46.2 4। इसको करेंगे तो 4 माइनस ये भी 4.46 आएगा। अब देखिए ये जुटेगा तो हो जाएगा 8.46 और ये जुटेगा घटेगा तो -0.46। चाल कभी भी माइनस में नहीं होगा, तो ये हमारा अमान्य हो जाएगा और ये मान्य हो जाएगा। मतलब चाल जो हमारा निकला नाव का x का मान 8.46 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह का ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, तो 8 7, यहाँ पे 46 को क्या लिख दिया है, 8.47 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा ऑप्शन हो गया, जो आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा। हमारे ऑप्शन में क्या है, 3 नंबर में ये ऑप्शन है। इस प्रकार से इस तरह का भी सवाल आपको भी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रॉड नॉलेज की भी ज़रूरत है। आइए अगले सवाल की तरफ। तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन पे 16वां नंबर सवाल चल रहा होगा। सवाल को हम लोग जल्दी से देखते हैं। एकदम कैलकुलेशन का सवाल है। 3 3 9 1 10/3। इसको गुना में बदलेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, 100 7 42 और 3 45 ऊपर आने वाला है, उसको नीचे कर लेंगे। 2 1 2 1 3/2, 7 3 21 1 22/7 और p के पावर 1/2। राइट, 7 से 7 कटा। अब 3 से 3 को काट दीजिए, 2 से 5 मतलब में काट लीजिए, 5 से 5 9 45 और कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। तो ये हो गया 22/9 इक्वल टू पी के पावर 1/2। करो ये कि इसके भी पावर 2 कर लो और इसके भी पावर 2 कर लो, तो क्या हो जाएगा, 22 में 22 से गुना करेंगे 484 और 9 में गुना करेंगे 81। ये 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा पी। मतलब पी का मान जो आ गया 484/81। ये ऑप्शन नंबर आपके सामने चल रहा होगा, जो स्क्रीन पे आ रहा है आपके कितने में, 2 में। तो 2 नंबर आंसर हमारा होगा। इस प्रकार से ये सवाल मेरा कंप्लीट हुआ। तो कंप्यूटर महाराज 17वां नंबर सवाल भेजा जाए। जी हाँ, 17वां सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। यदि 17वां सवाल है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 16% वार्षिक, दूसरे वर्ष 20% वार्षिक और तीसरे वर्ष के लिए 15% वार्षिक हो, तो 15,000 पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, रहता है इस तरह का मिला जुला सवाल रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आपके सामने 17वां नंबर, बहुत आसान सवाल। ये समझ लीजिए कि पी जो था, मूलधन जो है हमारा, वो 15,000 है। बस ये समझना है हमको। हर साल इसका दर अलग अलग है, तो हमको इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो ये हो गया हमारा मूलधन। इसका होता है 1 + r/100। तो पहला हो गया, पहला दर कितना है 16, तो 16/100। 1 + दूसरा दर कितना है, तो दूसरा दर है 20, तो 20/100। और तीसरा क्या है 1 + 15, 15/100। और इसमें से हमको घटा लेना होगा पी, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए थोड़ा सा बड़ा लिखे हैं। ठीक है, आप जब इसको प्रैक्टिस करिएगा ना, खुद इसका शॉर्ट फॉर्म निकाल लीजिएगा। ठीक है, आइए अब क्या हो जाएगा 15,000। इसको करिएगा तो आप ऐसे कर लीजिए 116/100। इसको लिख दीजिए 120/100। इसको लिख दीजिए 115/100। आपको पता है अभी हम लोग क्रमिक परसेंटेज बट्टा पढ़ा है, वृद्धि होती है, तो सीधे 116% मतलब 116%/100 कर लेते थे। वही चीज है, आप भी प्रैक्टिस करिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। अब माइनस में पी बाद में घटा लेंगे, मान लिख के कटिए। ए 2 0 से 2 0 कट गया, ई 0 से ई 0 कट गया, फिर ई 0 से ई 0 को काट दीजिए। और कुछ कटने वाला है तो काटिए, नहीं तो 0 वाला भाग देना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। काट दीजिए, काटिए। 5 से काटिएगा तो 5 से 5 तिया 15, 5 से काटिएगा तो 20 पंचे 100। राइट, ठीक है। 4 से 4 तिया 12, 4 से 4 पंचे 20, 5 से इसको काटिएगा 15 10 5 तिया 15। कुल मिला के हमारे पास बचा क्या, तो 3 तिहाई 9 गुना 23 गुना 116। अब माइनस पी का मान रखना है, अभी रख देते हैं। पहले तो इसको गुना कर लीजिए, 9 गुने 23 गुने 116, 9 गुने 23 गुने 116 करिएगा, 24,012 आएगा, 24,012। माइनस पी के जगह पर पी का मान रख दीजिए 15,000। 15 में से 24 घट गया तो कितना हो जाएगा 9,012 रुपया। ये चक्रवृद्धि ब्याज हमारा हो जाएगा अगले 3 साल में, जो ऑप्शन नंबर आपके 1 में चल रहा होगा।
ये हमारा 17वां नंबर सवाल है। राइट, आइए अगले सवाल में चलते हैं। आइए अगला सवाल 18 आपके सामने, एकदम एक लाइन का सवाल, एक लाइन का जवाब। सवाल है, स्क्रीन पे चल रहा है, 12 से विभाज्य 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या और 8 से विभाज्य 2 अंक के सबसे छोटी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इस तरह का भी सवाल आपके सामने रहेगा परीक्षा में। ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर सवाल ही पूछ लिया, भयंकर सिंह टाइप का सवाल आ गया, बनिए नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल हर तरह का रहता है, एकदम नीचे 0 लेवल का भी रहता है और एक 100 लेवल का भी रहता है, और कभी कभी तो उसको भी पार कर जाता है। तो सवाल सब तरह का होता है, बस हमें कवर करना है कि हमारा प्रैक्टिस कितना अच्छा है। प्रैक्टिस जितना अच्छा, सवाल आप उतना अच्छा से कवर कर सकते हैं। आइए 18 नंबर में लिखा, एक लाइन का सवाल है, एक लाइन में इसका जवाब देंगे। कहता है 12 से विभाज्य 2 अंक की बड़ी संख्या, 12 से विभाज्य 2 अंकों की बड़ी संख्या। तो देख लीजिए सीधा, 2 अंकों की बड़ी संख्या 12 × 96, मतलब 96 हो गया। 12 से विभाज्य बड़ी संख्या 2 अंक का कितना होगा, 96। और आगे लिखा कि 8 से विभाज्य 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 8 से विभाज्य 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसमें भी 2 अंकों ही छोटी संख्या, लेकिन 8 से विभाज्य, तो 8 का 8, 8 दूना 16, तो मतलब हो गया 16। दो ये हो गया बड़ी, ये हो गया छोटी। अब इस दोनों का हमको क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम 16 और 96 का लघुत्तम निकालेंगे, 16 × 96 मतलब राइट 96। यही हमारा लघुत्तम समापवर्तक हो गया 96। और ये हमारे ऑप्शन नंबर में आपको चल रहा है 3 नंबर में, 3 हमारा आंसर हो गया। राइट, आइए अगले सवाल की तरफ। जी हाँ, तो आपके सामने स्क्रीन पे 19वां नंबर सवाल चल रहा होगा। सवाल है, एक दुकानदार 2 तरह से अपने ग्राहक को धोखा देता है। फिर ग्राहक को धोखा देने वाली बात आ गई, तो बेईमान दुकानदार का 2 सवाल इसमें आपने देखा। तो ये दूसरा सवाल है, वह शुद्ध शहद में 20% पानी मिला देता है। शहद शुद्ध रहता है, उसमें 20% पानी मिला दिया और शहद की कीमत में 15% बढ़ा देता है। शहद का कीमत क्या किया 15% बढ़ा दिया, सॉरी। वह 40 केजी शुद्ध शहद के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम से भुगतान करता है। वह इसे बेचकर कुल कितना लाभ कमाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि उसने जेब से पैसा लगाया कितना है। तो आपको पता है 40 केजी शहद खरीदा है। कैसे खरीदा है, तो 30 रुपये पर केजी, 30 रुपये पर केजी, 30 रुपये पर केजी खरीदा है। तो पैसा लग कितना गया उसको गुना कर लीजिए, 4 तिया 12, मतलब 1200 रुपया उसको जेब से लग गया। राइट, अब आगे क्या कह रहा है कि उसने क्या किया, 40 केजी में 20% पानी मिला दिया, 20% पानी मिला दिया। तो इसमें 20% पानी जैसे ही मिलाएगा तो ये 40 कितना पर पहुंच जाएगा, तो 4 दूना 8, मतलब 48 केजी। अब उसके पास शहद कितना हो गया, 48 केजी। पहले था 40, 20% पानी मिलाया तो 48 केजी हो गया। अब क्या किया उसने, मूल्य में 15% की वृद्धि कर दी। ये जो मूल्य था इस पे भी 15% का उसने वृद्धि कर दिया। तो 15% का वृद्धि करेगा तो 30 का 15% निकालना, तो 115/100 निकाल ले डायरेक्ट। तो 0 से 0 कट गया, 5 से 5 दूना 10, 5 से 23 मरतब में कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6/2, मतलब 69/2। इतना रुपया अब वो बेचेगा, इतना रुपये वो बेचेगा। और है उसके पास कितना घी, 48 केजी। तो मतलब इसको गुना कर लेंगे, इसको गुना किए तो जेब से पैसा लगा 100, और इसको गुना करेंगे तो उसको जेब में पैसा कितना आएगा, 100 आपके सामने आएगा। तो इसको गुना करिएगा तो देखिए 48 69/2 कटा तो 2 4, मतलब 24 69। 24 69 को गुना करिएगा तो ये आपका आएगा 1656 रुपया। कितना आ गया, 1656। अब देख लीजिए, जेब से लगाया 1200, जेब में आ रहा है 1656। तो कुल लाभ निकालना है, कुल लाभ सिर्फ हमको निकालना है, प्रतिशत में नहीं जाना है। तो कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट 1656 में से 1200 को घटा लेंगे, 6 5 4, मतलब 456 रुपये का उसको लाभ हो गया, जो आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से हमारा 19वां नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। अब मैं समझ रहा हूं कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अब ख़त्म होने वाला होगा। जी हाँ, अब ये लास्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पे 20वां नंबर चल रहा है, आप देख रहे हैं। 20वां नंबर सवाल क्या है,
कंप्यूटर महाराज भेज दिए हैं? हाँ बिल्कुल भेज दिया गया है। 20वां नंबर सवाल आपके सामने है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। शहरों की ओर पलायन करने के कारण जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की दर से कमी आती है। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? आपको पता है, जिस गांव समाज में रोजगार की कमी होती है तो वहाँ से लोग पलायन करके बाहर जाते हैं। हम लोग जिस जगह है, हम लोग जहाँ भी है, बिहार में हैं जी, बिल्कुल सब लोग बिहार में हैं जी जी, और भी लोग होंगे। हर जगह ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि बिहार ही, बहुत जगह, हर जगह से जहाँ भी रोजगार की कमी होती है लोग पलायन करते हैं, शहर की तरफ भागते हैं ताकि वहाँ रोजगार होता है, वहाँ काम करते हैं, तो वहाँ जनसंख्या घटेगा ही घटेगा। तो बात हो रही है कि ये गाँव की जनसंख्या, पहले 20वां नंबर सवाल आपके सामने, एक गाँव की जनसंख्या जो था वो 5% की दर से हर साल घट रहा है। 5% दर की दर से घट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? 5% है, सॉरी क्या है? 5%। तो 5% को अगर हम फ्रैक्शन में लेंगे तो 1/20 होगा। क्या होगा? 1/20। तो ये घट रहा है, तो घट रहा है इसका मतलब क्या हो गया? हम 20 में से 1 घटा देंगे, मतलब 19/20। माने एक साल में 20 में से 19 बच गया, 1 चला गया। ये जो है ये चला गया, ये पूरा था, इसमें से ये चला गया, तो बच गया कितना ना? 19/20। अब 2 साल की बात हो रही है तो इसको 2 पावर कर लीजिए। तो 19 को जैसे ही 2 पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 में 19 से गुना करेंगे 361, 20 में करेंगे तो 400, राइट। अब कह रहा है कि उसका जनसंख्या था कितना? तो 50,000। तो ये जो था ना उसका मूल जनसंख्या के बराबर होगा 50,000 के बराबर। तो ये 50,000 के बराबर है, तो ये कितना के बराबर होगा? तो हम ये देख लेंगे, गुना कर लेंगे कि कितना गुना है। तो इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, इसको काट लीजिए, 0 0 0 0, 5 से इसको 4 से इसको काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, मतलब ये 125 गुना था। अर्थात हम क्या करेंगे? 361 में 125 से गुना कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि अब बचा हुआ जनसंख्या कितना है। तो जब गुना करेंगे तो वो हमारा आएगा 45,125। इतना जनसंख्या और उस गांव में बचा हुआ है, जो आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा होगा। तो जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा ये सेट का, इस सीरीज का दूसरा सेट कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोग जीडी का, एसएससी जीडी का ये दूसरा पेपर जो 2 फरवरी को हुआ था उसका हम लोगों ने एनालिसिस किया, और आगे भी करेंगे, आगे भी सारा सेट का एनालिसिस करेंगे। आपने ये भी देखा, इस क्रम में हमने एक सवाल देखा था एकदम आसान था, जो सीजीएल में भी पूछा था, एसएससी सीजीएल में भी पूछा था। दोनों एसएससी डिपार्टमेंट का ही है, तो वो हो सकता है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकता है, स्टैंडर्ड सवाल का बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा ये सेट आज कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अगले सीरीज के लिए साथ हम आपसे बहुत जल्द रूबरू होंगे, तब तक एंजॉय करिए इस वीडियो को। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।